गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कॉपर। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने एक 9,000 स्क्वायर किलोमीटर का ब्लॉक जाम्बिया में जो है वो सिक्योर किया है कॉपर और कोबाल्ट के लिए, जो कि क्रूशल है हमारे क्रिटिकल मिनरल्स के कंटेक्स्ट में। और हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिक्लाइन भी हो रही है। तो रिसेंटली अभी यूएस ने भी वार्न किया है कि अगर हम फॉरेन कॉपर के ऊपर ज़्यादा रिलाय करेंगे तो उससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को खतरा हो सकता है। चाइना जो है वो ज़्यादातर जो है स्मेल्टिंग की कैपेसिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, और लगभग 50% जो ग्लोबल स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग कैपेसिटी है मिनरल्स की, खासकर कॉपर जैसे मिनरल्स की, वो चाइना ही कंट्रोल करता है। तो कॉपर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, क्योंकि जो है ईवी बैटरीज और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। कॉपर की जो डिमांड है वो आउटस्ट्रिप कर देगी सप्लाई को 2035 में। कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, चाइना, यूएस जो है वो सिक्योर करना चाहती हैं अपनी सप्लाई चेन्स को और बूस्ट करना चाहती हैं डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ को। तो कॉपर वैल्यू चेन जो है उसमें हम देखते हैं कंसनट्रेट प्रोडक्शन, स्मेल्टिंग होती है एनोड में, फिर रिफाइनिंग होती है कैथोड में, ठीक है। और रिसाइकलिंग और अल्टरनेटिव बैटरी केमिस्ट्रीज़ जो है हमें हेल्प कर सकती हैं, लेकिन प्राइमरीली माइनिंग जो है वो हमारे लिए क्रूशल है ग्लोबल डिमांड को मीट करने में, ठीक है। तो कॉपर एक क्रिटिकल मिनरल है इंडिया का। डोमेस्टिक ओर प्रोडक्शन जो है वो 8% कम रही है 2018-19 में। कॉपर कंसनट्रेट जो है उसका जो वैल्यू में अगर हम इम्पोर्ट्स देखें तो वो डबल हुआ है पिछले कुछ साल में, पिछले 6-7 साल में। इंडिया के जो इंडिया के पास लार्ज कॉपर डिपॉजिट्स तो हैं, लेकिन एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन के लिए एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है माइनिंग करने से पहले। तो इंडिया क्या कर रहा है, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड कॉपर जो असेट्स हैं जाम्बिया, चिले या फिर डीआर कॉन्गो में, वहाँ से जो है अपनी नीड्स को पूरा कर रहा है। तो हाई ग्रेड जो डिपॉजिट्स हैं या माइनिंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स हैं हमें फास्टर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क्स हैं जो कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को चैलेंज दे रही हैं, ठीक है। अब अगर हम अफ्रीका का शेयर देखें कॉपर, लिथियम और नेचुरल ग्रेफाइट में, वो इंक्रीज़ हो रहा है। डीआर कॉन्गो अकेला ही 70% ऑफ ग्लोबल कोबाल्ट को जो है वो प्रोड्यूस करता है, 16% ऑफ ग्लोबल कॉपर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। डीआर कॉन्गो जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉपर सप्लायर बन चुका है बनने वाला है बाय 2030। इंडिया ने 9,000 स्क्वायर किलोमीटर ब्लॉक जो है वो जाम्बिया के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में अभी सिक्योर किया है थ्रू अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी एक्सप्लोर किया है इस साइट को, जो कि लगभग 6 टाइम्स द साइज़ ऑफ दिल्ली है। कॉपर बेल्ट जो प्रोविंस है, वेदांता ग्रुप वहाँ पर ऑलरेडी एक लार्ज कॉपर माइन जो है वो ओन कर रहा है। जाम्बिया 7th रैंक करता है ग्लोबली इन कॉपर प्रोडक्शन, ओके। तो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है वो डीआर कॉन्गो में, तंजानिया में, मोजाम्बिक में और रवांडा में मोर मिनरल एसेट्स सिक्योर करने को ट्राई कर रही है। तो अब जो ट्रम्प हैं उन्होंने भी रिसेंटली इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की थी कॉपर इंपोर्ट्स पर, और उन्होंने एम्फेसाइज़ किया कि कॉपर का रोल है इंपॉर्टेंट डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन यूएस जो है वो भी चाइना से बहुत पीछे है स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग कैपेसिटी में। तो इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया कि सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज़ हैं और टैरिफ्स रिकमेंड किए गए, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाने को कहा गया और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स देने को कहा गया। चाइना जो है वो लगभग 50% ऑफ ग्लोबल कॉपर स्मेल्टिंग को कंट्रोल करता है, और कॉपर कंसनट्रेट की अवेलेबिलिटी जो है वो वीक है। उसकी वजह से जो कस्टम स्मेल्टर्स हैं उनको कम्पीट करना पड़ता है लिमिटेड सप्लाई के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिशन 300। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ने अलॉन्ग विद सम की पार्टनर्स मिशन 300 लॉन्च किया है, जो कि एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है 300 मिलियन लोगों को सब सहारन अफ्रीका में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का बाय 2030। तो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है सब सहारन अफ्रीका में एक्सेलरेट करेगा ये प्रोसेस, जिसको वर्ल्ड बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, जो है कुछ और इंस्टीट्यूशंस जैसे रॉकफेलर फाउंडेशन, ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लानट, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, एनर्जी सेक्टर मैनेजमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, इन सब के साथ मिलकर जो है ये प्रोजेक्ट को चलाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को एक्सपैंड करेंगे, कनेक्शंस को अंडर सर्व्ड एरियाज़ में जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा।
तो मिनी ग्रिड्स और स्टैंड अलोन सोलर सोल्यूशंस का भी इसमें यूज़ किया जाएगा, ताकि जो पावर है उसको रिमोट ऑफ ग्रिड कम्युनिटीज़ तक भी पहुंचाया जा सके। लोकल कम्युनिटीज़ को एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाएगा डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में, जितने भी ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप सपोर्टेड मिशन 300 प्रोजेक्ट्स होंगे। तो इसके थ्रू जो है वो रिलायबल, सस्टेनेबल और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो लोगों को, बिजनेसेस को, स्कूल्स या हॉस्पिटल्स को ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट देने का प्लान है। ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंटर फॉर फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी जो है, उन्होंने इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स में शोकेस किया है मोबाइल प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल बेस्ड पावर सॉल्यूशन, पावर बैकअप सॉल्यूशन टेलीकॉम टावर्स के लिए। ठीक है। तो प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल क्या होता है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इनटू इलेक्ट्रिसिटी। पीईएम फ्यूल सेल जो है वो रिक्वायर करता है कॉन्टिन्यूस सेल ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल एंड ऑक्सीजन, और उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है। तो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोल्यूशन है ये, हाई पावर डेंसिटी देने के लिए कम्पैक्ट साइज़ में, और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, क्विक स्टार्टअप टाइम्स के साथ, और इसको रिलेटिवली लो टेम्परेचर्स पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फेरी हाइड्राइट। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रीसेंट स्टडी ने रिवील किया है कि जो रेड कलर है मार्स का, वो बिकॉज ऑफ आयरन कंटेनिंग मिनरल फेरी हाइड्राइट की वजह से हो सकता है। फेरी हाइड्राइट एक पुअरली क्रिस्टलाइन नैनो मिनरल है, जिसमें 20% FeO4 होता है, 80% FeO6 होता है। तो ये रैपिड ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस की वजह से बनता है, और ये वन ऑफ द इनिशियल कोरोजन प्रोडक्ट्स होते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन में। ठीक है। तो ये वाइड स्प्रेड है, ये सॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ सॉइल्स में और वेदर्ड रॉक में, और ये वाटर को भी ट्रैप करता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट करता है, और ये जनरली कूलर वाटर में जो है फॉर्म होता है रैपिडली, और सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल्स में ये फॉर्म होता है। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी रिसेंटली एक लायन सफारी पर गए थे गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है, अवेयरनेस जनरेट करने के लिए फ्लोरा एंड फौना ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर। तो इसमें इनक्रेज किया जाता है लोगों को कि वो कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करें, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, को एग्जिस्ट करें पीसफुली विद नेचर। इसको इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस द्वारा 2013 में, आफ्टर थाईलैंड प्रपोजल। तो फर्स्ट सेलिब्रेशन शुरू हुई 2014 में, और इस डेट को इसलिए चूज़ किया गया था क्योंकि 1973 में साइट्स जो हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा, इसको साइन किया गया था ऑन द सेम डे। तो साइट्स एक ग्लोबल एग्रीमेंट है जो इंश्योर करता है इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है वो थ्रेटन ना करे सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़ को। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सिटीज़ कोalition फॉर सर्कुलैरिटी। ये टॉपिक आपके जो है इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिसेंटली सिटीज़ कोalition फॉर सर्कुलैरिटी अनाउंस किया है, CC3। सो सिटीज़ कोalition फॉर सर्कुलैरिटी एक मल्टी नेशन अलायंस है सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन का, नॉलेज शेयरिंग का और प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप्स का, जिसको अनाउंस किया गया है 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम एशिया, जो कि जयपुर में हो रहा है। तो ये कैटलिस्ट है रिसोर्स एफिशिएंसी का और लो कार्बन इकोनॉमी देने का। जो है ये जो 12th रीजनल समिट हो रही है, ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, UNCRD और IGES के साथ मिलकर। इसी में ही जयपुर डिक्लेरेशन भी जो है अडॉप्ट की जाएगी। ओके। तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मटेरियल्स कभी भी वेस्ट नहीं होते, उनको बार बार आप रीजनरेट करके या रिसाइकल करते हो। ठीक है। तो एक सर्कुलर इकोनॉमी में जो है प्रोडक्ट्स और मिनरल्स जो है उनको हमेशा सर्कुलेशन में रखा जाता है, जैसे कि चाहे मेंटेनेंस के थ्रू, रीयूज़ के थ्रू, रिफर्बिशमेंट के थ्रू, रीमैन्युफैक्चर के थ्रू, रिसाइकलिंग के थ्रू या फिर कंपोस्टिंग के थ्रू। सर्कुलर इकोनॉमी टैकल करती है क्लाइमेट चेंज को और बाकी के ग्लोबल चैलेंजेस को। ठीक है। और हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको डीकपल करती है कंजम्पशन ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज से। ओके।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गेंजेटिक डॉल्फिन। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एवर एस्टिमेट जो है गेंजेटिक डॉल्फिन का, जो कि अकेली रिवरन डॉल्फिन है इंडिया में, उसमें हमें 6327 जो है डॉल्फिन्स देखने को मिली हैं गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज में। तो गेंजेटिक डॉल्फिन जो है वो एक फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है, वन ऑफ द फ्यू रिवर डॉल्फिन्स है जो कि दुनिया में मिलती है हमें। तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना और कर्णफुली, सांगू रिवर सिस्टम्स ऑफ नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश में हमें देखने को मिलती हैं। ओके। तो इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एज इट्स नेशनल एक्वाटिक एनिमल। इसका लॉन्ग थिन स्नाउट होता है, राउंडेड बेली होती है, स्टॉकी बॉडी होती है, लार्ज फ्लिपर्स होते हैं, लगभग 150 किलो तक का इसका वजन होता है। ठीक है। ये मेजरली फिशेस पर ही फीड करती है ऑफ कोर्स, और यूजुअली ये काउंटर करंट सिस्टम जो होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। और इसमें लेंस नहीं होते हैं। एक तरह से इसको हम ब्लाइंड डॉल्फिन मानते हैं, लेकिन इसका जो बायोसोनार सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। ओके। तो ये वाटर में ब्रीथ भी नहीं कर पाती है, इसलिए इसको हर 30 से 120 सेकंड के बीच में जो है वो सरफेस पे आना होता है। और इसकी अगर हम IUCN कैटेगरी देखें तो ये एंडेंजर्ड है। ओके। So now let us see all these topics in English. So the first topic is copper. This topic is important for your environment and your economy section, both. So recently, India has secured 9,000 square kilometer block in Zambia to explore copper and cobalt, which is crucial for overseas mining as domestic production is declining. So earlier, the US had warned that over reliance on foreign copper threatens its national security, defense, infrastructure, and technology. Of course, this same would apply to India also. Okay. So why the demand for copper is rising? So right, it is this demand is driven by EV batteries and clean energy technologies. Okay. And countries like India, China, and US are racing to secure supply chains and boost the domestic capabilities as well. Okay. So recycling and alternative battery chemistries could help, but primarily mining is still crucial to meet the global demand of copper. So, India, in India, copper is a critical mineral. Of course, domestic iron ore production has been 8% lower than in 2018-19, 8% lower in 2023-24 period as compared to 2018-19 period. Copper concentrate imports have doubled in value as compared to the last 6 years. India has large copper deposits, but extensive exploration is needed before mining. India is also securing greenfield and brownfield copper assets in Zambia, Chile, and the DR Congo to meet its short term demand. High grade deposits and mining friendly environments allow faster project development from Africa, but the geopolitical risks are still there. Okay. So, Africa's share in copper, lithium, and natural graphite production is increasing. DR Congo produces 70% of global cobalt and 16% of global copper, and DR Congo is projected to become the world's second largest copper supplier by 2030. India has recently secured a 9,000 square kilometer block in Zambia's northwestern province through a government to government deal. And GSI, that is Geological Survey of India, will be exploring this site soon, which is 6 times the size of Delhi. Okay. In Copper Belt province, Vedanta Group is already owning a large copper mine. Zambia ranks 7th globally in copper production. Okay. India's Ministry of Mines is also working through nodal officers in DR Congo, Tanzania, Mozambique, and Rwanda to secure more mineral assets. So, Donald Trump launched an investigation recently into copper imports, and White House fact sheet found out that copper has a major role in defense, infrastructure, clean energy, EV, and electronics. US lags behind China in smelting and refining capacity of copper. So, this investigation aimed to identify supply chain vulnerabilities and recommend tariffs. Okay. So the role of China is very important here. China controls about 50% of global copper smelting, and the copper concentrate availability remains weak, which forces the custom smelters to compete for limited supply. Okay.
So the next topic is Mission 300. This topic is important for your um, international relations and economy section. So recently, World Bank and the African Development Bank, along with key partners, have launched this Mission 300, which is an ambitious initiative to provide electricity to 300 million people in sub-Saharan Africa by 2030. The aim is to accelerate the pace of electrification in sub-Saharan Africa while ensuring that the transition to more diversified and cleaner sources of energy meet the growing demand, brings economic growth and create jobs. So it is being led by World Bank and the African Development Bank in collaboration with other partners like Rockefeller Foundation, Global Energy Alliance for People and Planet, Sustainable Energy for All, and even Energy Sector Management Assistance Program. Okay, so the components of this program include expanding the electricity grid and increasing connections in underserved areas. It also wants to deploy mini grids and standalone solar solutions to bring power to remote off-grid communities. There will be significant leap in delivering the reliable, sustainable, and affordable electricity to people, businesses, schools, and hospitals all over the continent. Okay. So the next topic is proton exchange membrane fuel cell. This topic is important for your science and tech section. So recently, Center for Fuel Cell Technology at the International Advanced Research Center for the Powder Metallurgy and New Materials has showcased a mobile proton exchange membrane fuel cell based backup power solution for telecom towers. Okay, so what is this proton exchange membrane fuel cell? It is an electrochemical device which converts the chemical energy of hydrogen and oxygen into electricity through a series of redox reactions. So PM fuel cells require a continuous supply of hydrogen fuel and oxygen, of course from air, to sustain the chemical reaction and generate electricity. So it offers a environment friendly solution with high power density in a compact size, and these fuel cells provide reliable electricity with quick startup times and operate at a relatively low temperature. Okay, so the next topic is ferry hydride. This topic is important for your science and tech section. So a recent study has revealed that the red color of Mars could be due to the presence of an iron containing mineral called ferry hydride. This is a poorly crystalline nanomineral which is built up of about 20% of FeO4 and 80% of FeO6. It is formed by the rapid oxidation and hydrolysis. It is one of the initial corrosion products in the oxidation of iron. It is widespread in the soluble fraction of soils and weathered rocks. It is known to trap water as well, and it protects the organic molecules and forms rapidly in cool water. So it forms a significant proportion of soils, especially soils which are formed under cool, moist conditions, and it occurs as a pre-terrestrial weathering product in meteoroids as well. So the next topic is World Wildlife Day. This topic is important for your environment section. So PM Modi recently went on a lion safari at Gir Wildlife Sanctuary in Gujarat, Junagadh recently, on the occasion of World Wildlife Day. So Wildlife Day is celebrated on March 3rd every year to spread awareness about the importance of flora and fauna. This day encourages people to support conservation efforts, adopt sustainable practices, and also coexist peacefully with nature. So it was established by the United Nations in 2013 after Thailand proposed to dedicate a day to raise awareness about wildlife conservation. So the UN General Assembly officially declared March 3 as World Wildlife Day, with the first celebration taking place in 2014. Why this day was chosen? Because in 1973, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora was signed on this very day. So, CITES is a global agreement to ensure that international wildlife trade does not threaten the survival of animals and plant species. So the next topic is Cities Coalition for Circularity. This topic is important for your environment section. So Union Minister for Housing and Urban Affairs has recently announced the Cities Coalition for Circularity, which is a multi-nation alliance for city-to-city collaboration, knowledge sharing, and private sector partnerships. So it was announced at the 12th Regional 3R and Circular Economy Forum in Asia and the Pacific in Jaipur. It would act as a catalyst for resource efficiency and a low carbon economy. So the venue of this 12th Regional 3R and Circular Economy Forum in Asia and the Pacific was Rajasthan International Center of Jaipur. So Ministry of Housing and Urban Affairs organized it along with the UNCRD and IGES. So it will be adopting the
Jaipur Declaration as well. So UNESCAP and Japanese Ministry of Environment, among other many other international and regional organizations, also supported it. Okay, so what is the meaning of circular economy? So it's a system where materials never become waste and nature is regenerated. So in a circular economy, products and materials are kept in circulation through processes like maintenance, reuse, refurbishment, remanufacture, recycling, and composting. So, the circular economy tackles climate change and other global challenges like biodiversity loss, waste, and pollution by decoupling economic activity from the consumption of finite resources. So the next topic is Gangetic dolphin. This topic is important for your environment section. So first ever estimate of Gangetic dolphins, which is the only riverine dolphin in India, has found about 6327 of them in River Ganga and its tributaries. So Gangetic dolphin is a freshwater species and it is one of the few river dolphins found in the world. It inhabits the Ganga, Brahmaputra, Meghna, and Karnafuli, Sangu river systems of Nepal, India, and Bangladesh. Okay, so it has been recognized by the government of India as its national aquatic animal. So it has a long, thin snout, rounded belly, stocky body, and large flippers. It weighs up to 150 kgs. It feeds majorly on fishes, and it is usually found in counter current systems of the main river channel. They lack eyelets, and as a result, this is also called the blind dolphin, but they have a highly developed biosonar system which facilitates them to hunt for fish even in murky waters. It cannot breathe in the water, so that's why it has to surface every 30 to 120 seconds. And its conservation status, if we look at that, then IUCN has categorized it as endangered species. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.